तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। 28 जुलाई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। द हिंदू, पीआईबी और बाकी सोर्सेज की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, साथ साथ द हिंदू के एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो ताकत है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर रेड मारने की, अरेस्ट करने की, सीजर करने की, इसको अपहेल्ड किया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक है और वहां बहुत सारे पिटीशंस गए थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इस ताकत के अगेंस्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की फेवर में रूल किया। तो एक इसको देखेंगे। फिर मंकी पॉक्स के वायरस स्ट्रेन को आइसोलेट कर दिया गया है, सरकार की तरफ से बिड मंगाई गई है कि भाई आओ, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसकी वैक्सीन बना सकती है, आइए हम आपको ठेका देंगे। 820 गीगावाट हम 2030 तक बनाएंगे। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी हमने अचीव कर ली है 2.1 की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर से बोल रहा है कि जीएनसीटीडी एक्ट को इंप्लीमेंट करो, तुम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। फिर बीएसएनएल को 1.64 लाख करोड़ की मदद मिल रही है सरकार से। नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास हुआ है लोकसभा में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने शेड्यूल्ड ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया है इसके बारे में कुछ व्यू पॉइंट्स है, और ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में एक आर्टिकल है। तो इतना देखेंगे। एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म से एक एडिटोरियल। बाइडेन वेस्ट एशिया के रिस्पेक्ट में कल एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, तो आज नहीं कर रहे हैं। बुरकापाल एक्विटल, जहां पे 100 से ज्यादा ओवरऑल लोकल्स को अरेस्ट कर लिया गया था मोएस्ट की मदद करने के लिए। ओवरऑल कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है, तो इसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। इंडिया के अंदर हेपेटाइटिस का जो बर्डन है, खासकर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो हेपेटाइटिस का बर्डन है, उसको हटाने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में बात की गई है। क्या क्या इनिशिएटिव चलाए गए हैं, कैसे वो इफेक्टिव होंगे, इनके बारे में बात की जाएगी। फिर भाई ओवरऑल ममता बनर्जी जी के ऊपर यहाँ पे फिर से फोकस आ गया है। इनके एजुकेशन मिनिस्टर का नाम आया, अभी के लिए तो खैर वो कॉमर्स मिनिस्टर है, पार्था साहब। इस पर्टिकुलर न्यूज को पार्था चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, ये दोनों बहुत न्यूज में, ये देखेंगे। फिर भाई डेथ बाई हुच, गुजरात के बोरतार डिस्ट्रिक्ट में कई लोगों की मृत्यु हो गई फेक दारू पीने की वजह से, इसके बारे में एक आर्टिकल है। और कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने वाले हैं, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करेंगे। तो काफी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, फ्राउजिन। फ्राउजिन मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो कजिन भी है और दोस्त भी है। जैसे कि आपके घर में कजिन्स हैं, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, और उनके साथ आपकी दोस्ती भी बहुत अच्छी हो जाए, बेस्ट फ्रेंड टाइप की, तो वो फैमिली मेंबर भी हो गया, कजिन भी हो गया, साथ साथ आपका फ्रेंड भी हो गया, तो आप इसको बोलोगे फ्रोजिन। ठीक है ना भाई, तो ये होता है फ्रोजिन का मतलब। पहली न्यूज, वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया, कर नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन दोनों आपको वहां मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो ये दो बटन आप चाहें तो दबा सकते हैं। तो एससी अपहोल्ड्स पावर ऑफ अरेस्ट, रेड अंडर पीएमएलए। लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, इससे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कुछ बातें बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितना खतरनाक क्राइम टेररिज्म है, उतना ही खतरनाक क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग है। सुप्रीम कोर्ट का यहां पे यह बोलना है कि एक बार मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा देश के बाहर चला गया तो उसको देश में वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को यह ताकत दी गई है कि ये समन इशू कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, रेड मार सकते हैं, प्लस ओवरऑल जिस इंडिविजुअल के ऊपर भी पीएमएलए के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं, उसकी बेल भी इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी। देखिए क्या होता है, नॉर्मल कर केसेस में मान लो आपको किसी क्राइम में, आपने चोरी की, इसके क्राइम में आपको अरेस्ट किया गया, अब आपने चोरी की, ये पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा ओवरऑल आपको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में रखने के लिए, नहीं तो आपको बेल दे दी जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली हमारा नियम कानून है। हालांकि बेल पिटिशंस के ऊपर हियरिंग नहीं हो पाती, इंसान जेल में बंद रह जाता है। तो अब इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो मान लीजिए पीएमएलए के अंदर किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग उसने नहीं की है, इस बात को उस इंडिविजुअल को ही प्रूव करना पड़ेगा, एक्यूज्ड को ही प्रूव करना पड़ेगा अगर उसको बेल चाहिए। मतलब पीएमएलए के प्रोविजंस यहां पे बहुत स्ट्रांग किए गए हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्काउर्ज है, इसको राइवल पॉलिटिशियंस और डिसेंडर्स के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवरऑल इंडिया ने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट किया है दुनिया भर की कंट्रीज के साथ कि हम ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रोकेंगे जिनके ट्रांसनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और जो दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए खतरा है।
इसलिए जो भी ईडी को ताकत दी गई है वो सही है। एक स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने बोला, जिसमें एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार। ओवरऑल 2002 के पीएमएलए एक्ट में फाइनेंस एक्ट के थ्रू बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए। एक इल्जाम तो यह भी लगाया गया है कि भाई पीएमएलए एक्ट को उन फाइनेंस एक्ट से अमेंड किया गया है जो मनी बिल की तरह पास किए गए। तो आप पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट को मनी बिल से कैसे अमेंड कर सकते हो? तो इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके लिए एक बड़ी बेंच बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, जो कि इसके ऊपर जजमेंट देगी। अभी के लिए जो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताकत है, इसको अपहेल्ड किया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और रही बात कि भाई ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर पीएमएलए के बिल्स हैं, जो पीएमएलए की जो अमेंडमेंट्स हैं, इनको मनी बिल से पास किया गया, अलग अलग फाइनेंस एक्ट से पास किया गया, ये सही है या गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो एक बड़ी बेंच बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, वो डिसाइड करेगी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जितना खतरनाक ऑफेंस टेररिज्म है, उतना ही खतरनाक ऑफेंस आपका मनी लॉन्ड्रिंग भी है। मैं आपको बता दूं, 240 पिटीशंस फाइल हुए थे इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स के अगेंस्ट। महबूबा मुफ्ती, अनिल देशमुख, कार्ति चिदम्बरम, जो कि पी चिदम्बरम के आप कह लो रिश्तेदार हैं, इन सबको कहीं ना कहीं पीएमएलए एक्ट के अंदर पकड़ा गया है। ये सब पिटीशन लेके पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, और ओवरऑल सबको यहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निराशा ही मिली है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ बोलना है, मनी लॉन्ड्रिंग के चलते एक बार पैसा देश के बाहर चला जाता है, वापस नहीं आता, देश में वैसे भी इतनी गरीबी है। तो इसीलिए भाई हम ओवरऑल पीएमएलए के जो अभी अमेंडमेंट्स हैं उनको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते। एक और बात, कपिल सिब्बल, जो कि यहां पे पिटिशनर्स के बिहाफ पे प्लीड कर रहे थे, इनका क्या बोलना है कि भाई अगर आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़ते हो संविधान का, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, उससे इस बात का प्रूफ नहीं लिया जाएगा कि हाँ भाई उसने क्राइम किया। समझ गए बात को? मतलब ओवरऑल मान लो आपने मर्डर किया, अब आपसे ही लिखवा लिया गया कि आपने मर्डर किया, तो आपका स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि भाई समन्स स्टेज पे, समन्स स्टेज मतलब जब किसी एक इंडिविजुअल को बुलाया जाता है, क्या है ना, ईडी जब इन्वेस्टिगेशन करता है, अरेस्ट करता है, ओवरऑल समन्स इशू करता है, आपके ऊपर चार्जशीट फाइल करता है, बाद में ओवरऑल उसके ऊपर एडजुडिकेशन कोर्ट करेगी। तो समन्स के स्टेज पे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को आप लागू नहीं कर सकते। वो फाइनल एडजुडिकेशन, फाइनल डिसीजन के केस से समय पे आएगा। तो ये प्योर न्यूज। यहां पे आपको नजर आ रही है भारती प्रवीण पवार, ये हैं आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनका ये स्टेटमेंट रिसेंटली निकल के आया है कि भाई इंडिया के अंदर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी हम मीट कर चुके हैं। 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 या उससे कम ऑलरेडी हो चुका है। ये सब इन्होंने बोला है प्रवीण पवार जी ने नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022, 2012 से लेकर 2020 के बीच में। मिनिस्टर साहब के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल बच्चों की पैदावार में थोड़ी स्टेबिलिटी आए। प्लस स्पेसिंग मेथड्स को डिप्लॉय किया गया। स्पेसिंग मेथड्स मतलब मान लीजिए एक कपल ने एक बच्चा पैदा किया, तो अगला बच्चा पैदा करने में कुछ साल का गैप हो, तो इससे क्या होगा कि एक लेडी की बॉडी को भी आराम मिलेगा, ओवरऑल बच्चों का जो मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी फैक्टर है वो भी कम होगा, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी यहां पे कम होगा। फिर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण साहब का बोलना है कि इंडिया के अंदर जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये 7 डेकेड 70 साल पुराना है। और अगर आप देखो तो इंडिया पॉपुलेशन कंट्रोल मोड से पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मोड में जा रहा है, और हम इसको सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। हालांकि अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी है देश के अंदर जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, उसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है। ओवरऑल सप्लाई साइड के साथ साथ डिमांड साइड मतलब कम्युनिटी में, सोसाइटी में, फैमिली में कपल्स के ऊपर प्रेशर होता है कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। तो ओवरऑल नॉलेज को बढ़ा के, सेंसिटिविटी को बढ़ा के, ओवरऑल अवेयरनेस को बढ़ा के बच्चों के बीच में स्पेस लाना, सेफ आप कह लो इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना प्रेगनेंसी के समय पे, इन सब चीजों के थ्रू फर्टिलिटी रेट को यहाँ पे अचीव किया जा रहा है। साथ साथ मैटरनिटी रेट, सॉरी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है भाई। फिर बीएसएनएल को 1.64 लाख करोड़ की लाइफलाइन दी गई, इसमें 4G स्पेक्ट्रम भी है 44,000 करोड़ का। देखिए पूरा बताता हूं आपको। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, 2019 में भी बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था, और यह बोला गया था बीएसएनएल और एमटीएनएल को मिला दिया जाएगा। वैसे ऑफिशियली अभी इनको मिलाया नहीं गया, बट ये दोनों एक ही एंटिटी की तरह काम कर रही हैं। और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बोलना है
कि 2019 में हमने जो 70,000 करोड़ रुपए लगाए थे बीएसएनएल एमटीएनएल में, इसका काफी फायदा हुआ है। बीएसएनएल 1,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच चुकी है। तो नो डाउट बीएसएनएल स्टेबलाइज हो चुकी है 2019 के 70,000 करोड़ के पैकेज के चलते। अब हम 1.64 लाख करोड़ और डाल के यहां पे बीएसएनएल को पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल कर देंगे। अब समझिए, ये 1.64 लाख करोड़ सरकार पूरा कैश नहीं निकाल रही है, इसमें 43,964 करोड़ कैश है। एक नॉन कैश कंपोनेंट भी है 1.2 लाख करोड़ का। ये नॉन कैश कंपोनेंट क्या है, मतलब बिना पैसे की सरकार कैसे मदद करेगी? तो भाई 4G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होगा। आपको पता है कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन होते हैं, एयरटेल आइडिया, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, इन सबको अगर स्पेक्ट्रम खरीदना है तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा। समझ गए? तो कुल मिला के 1.2 लाख करोड़ का नॉन कैश कंपोनेंट है, जिसमें 4G स्पेक्ट्रम भी यहां पे दिया जाएगा 44,993 करोड़ का, लगभग 45,000 करोड़ का। फिर जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, बीबीएनएल, जो कि एम्बिशियस भारत नेट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करता है, हमारे देश भर की जो ग्राम पंचायत है, रूरल इलाके हैं, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम था बीबीएनएल के पास भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर। अभी बीबीएनएल को भी बीएसएनएल से मिला दिया जाएगा। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा बीएसएनएल में 22,471 करोड़ का। वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी रूरल इलाकों में वायर्स लगाने के लिए ब्रॉडबैंड की 13,790 करोड़ रुपए लगभग की। फिर बॉन्ड रेस करके बीएसएनएल के 40,399 करोड़ मार्केट से उठाया जाएगा और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एजीआर के लिए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के लिए लगभग 33,000 करोड़। अब आप बोलोगे सर ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है? तो समझिए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में यूजेज फीस और लाइसेंसिंग फीस दोनों आ जाती है। क्या है ना कि कोई भी एक टेलीफोन नेटवर्क स्पेक्ट्रम के बिना ऑपरेट नहीं कर सकता, तो स्पेक्ट्रम के एलोकेशन चार्जेस, उसके यूजेज चार्जेस प्लस लाइसेंसिंग फीस। तो जो स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस होते हैं वो होते हैं 3 से 5% और लाइसेंसिंग फीस होती है 8%। और ओवरऑल जितना भी एक टेलीकॉम का नेट रिसिप्ट है, जो टोटल रेवेन्यू है उसका, उसके परसेंटेज की तरह ये कैलकुलेट किया जाता है। समझ गए भाई? तो ये जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का पेंडिंग ड्यूज हो चुका है, लगभग आप कह लो कि 33,404 करोड़ के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है बीएसएनएल के, वो भी है। चूंकि समझिए, अभी वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू नहीं देंगे तो सरकार इनकी ओनरशिप ले लेगी, क्योंकि उनको देने ही देने। लेकिन बीएसएनएल चूंकि एक सरकारी कंपनी है, तो जो बीएसएनएल के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज हैं, ये ओवरऑल सरकार किस प्रकार से सही कर रही है? तो बीएसएनएल के इन रेवेन्यूज के इक्विवेलेंट इक्विटीज मार्केट में निकाली जाएंगी, वो इक्विटीज लोग खरीदेंगे, उससे ओवरऑल इस कंपनी के पास पैसा आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा, ओवरऑल कंपनी मार्केट में थोड़ी सी और रिलायबल और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिला के जितना भी उधार है बीएसएनएल का, चाहे वो 33,404 करोड़ के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म बाउंस हो 40,400 करोड़ के, चाहे वो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो 22,000 करोड़ का, चाहे वो वायबिलिटी गैप फंडिंग हो 13 से 14,000 करोड़ की, ये सब कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट केंद्र की सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है? एक 900 से 1800 मेगा हर्ट्ज का 44,993 करोड़ का 4G स्पेक्ट्रम भी यहां पे दिया जाएगा बीएसएनएल। ठीक है ना? वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये जितने भी प्रकार के पैकेजेस दिए जा रहे हैं, ये सब मैंने आपको बता दिए। ओवरऑल ये बीएसएनएल की मार्केट आप कह लो प्रेजेंस को और सस्टेनेबल बनाएंगे। सरकार को ऐसी उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में बीएसएनएल प्रॉफिटेबल हो जाएगा। फिर बीएसएनएल की खुद की जो 8.6 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर है ना, इसको बीबीएनएल, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि भारत नेट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करता है, इसकी 5.8 लाख किलोमीटर की लाइन से जोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिला के इंडिया के अंदर लगभग 14 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बन चुका है, जिसको सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस रिवाइवल पैकेज से जो बीएसएनएल है, वो अगले 3 से 4 सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने लगेगा। इसकी 5G सर्विसेज अगले 1.5 से 2 साल में लॉन्च हो जाएंगी। अगले 1 से 1.5 साल में इसकी 4G टेलीकॉम सर्विसेज लोगों तक पहुंच जाएंगी। रही बात एमटीएनएल और बीएसएनएल को मर्ज करने की, तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, जो कि सरकार को उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये कर लेंगे। ठीक है भाई? फिर अगली न्यूज क्या है? कॉम्प्लाई विद द न्यू जीएनसीटीडी एक्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर टू स्पीकर। देखिए, दिल्ली के अंदर एक जीएनसीटीडी एक्ट पास हुआ था 2021 में। इसके ऊपर हम लोगों ने उस समय पे काफी बातचीत की थी। बेसिकली ओवरऑल इस एक्ट के अंदर कुछ बेसिक चीजें की गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट गवर्नर या सरकार कोई डिसीजन लेती है, तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की कमेटी उसके बारे में बातचीत नहीं कर पाएंगी।
फिर ये बोला गया था कि सरकार का मतलब चीफ मिनिस्टर ना होके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ना होके लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। इन कुछ चेंजेस के थ्रू ओवरऑल दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के पास जो ताकत थी वो किसके पास चली गई थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली गई। अब ग्राउंड लेवल पे इस एक्ट के रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं किया है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये बोल के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को एक मैसेज भेज रहे हैं। सॉरी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रामनिवास गोयल को एक मैसेज भेज रहे हैं कि भाई ये जो जीएनसी टीडी अमेंडमेंट एक्ट आया था, तुम इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? इससे रिलेटेड नियम कानून क्यों नहीं पास कर रहे हो? तुम संविधान को वायलेट कर रहे हो। जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर है रामनिवास गोयल, इन्होंने बोला है कि भाई देखिए, आपने जो भी अमेंडमेंट किए थे जीएनसी टीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के थ्रू, इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल चुके हैं, तो केस सब जुडिस है, तो अभी इनको लागू करने की जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बोलना है कि आर्टिकल 239 AA के अंदर केंद्र की सरकार यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर चुकी है, तो अगर अब तुम लागू नहीं करोगे तो तुम संविधान के अगेंस्ट जा रहे हो। और देखिए, दिल्ली की जो सरकार है ना, लेड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ये ओवरऑल बीजेपी के अगेंस्ट एक मोर्चा लेके खड़े हुए हैं। इनका ये बोलना है कि भाई बीजेपी का प्लान ये है कि बीजेपी दिल्ली का स्पेशल स्टेटस हटाना चाहती। बीजेपी बोल रही है हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम ओवरऑल दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, तो हमारे सामने जो रोड ब्लॉक्स आ रहे थे, जो लूप होल्स आ रहे थे, हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कुछ भी अगर देखा जाए तो जीएनसी टीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास हो चुका है। अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरटर्न नहीं करता, यहां पे इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, इससे रिलेटेड रूल्स बनाने की जरूरत है, बट इन रूल्स को अब तक दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया नहीं है। तो टेक्निकली तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को निगेट किया जा रहा है दिल्ली की सरकार के द्वारा। जो जीएनसी टीडी एक्ट था 1991, इसके अंदर ही अमेंडमेंट हुआ था अप्रैल 2021। 4 सेक्शंस यहां पे जोड़े गए थे, बट उन 4 सेक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे नियम कानून अभी के लिए नहीं बनाए गए। अब ये कब तक बनाए जाते हैं, ओवरऑल किस हद तक यहां पे केंद्र की सरकार राज्य की सरकार पे प्रेशर डालेगी, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1997 को अमेंड करना है, और जीएनसी टीडी 2021 के अमेंडमेंट्स को यहां पे इंक्लूड करना है, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस यहां पे जरूरी है, जो कि अब तक यहां पे नहीं हो पाया। अब ये कब तक होगा, ये देखिए आगे आने वाले समय में पता चले। प्लस एक और बात यहां पे बताई जा रही है, जो दिल्ली असेंबली के स्पीकर हैं गोयल साहब, उनका ये बोलना है कि भाई ये जो आपके जीएनसी टीडी एक्ट के रूल्स हैं, इनके चलते अब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी डिसीजंस लेगी, उन डिसीजंस के ऊपर जो कमिटी है दिल्ली असेंबली की, वो कोई बातचीत नहीं कर सकती। देखिए क्या है, ओवरऑल जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, ज्यादातर उसको बनाने में एग्जीक्यूटिव का रोल होता है, और यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आ रहा है। अब मान लो कोई नियम कानून बनाया गया, उस नियम कानून के ऊपर बातचीत कर रही है दिल्ली असेंबली के कमिटीज, तो ये कमिटीज बातचीत नहीं कर सकती। कुछ ऐसे नियम कानून यहाँ पे बना दिए गए। तो इस बात को लेकर ये जो गोयल साहब है, जो दिल्ली असेंबली के स्पीकर, इनका बोलना है कि भाई आप कमिटी सिस्टम को ही दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन फंक्शनल कर दे रहे हो, ये कहां तक सही है? सारे कमिटी सिस्टम तो किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का बिल्कुल मूल बेस होता है, अगर आप उसी को नॉन फंक्शनल कर दोगे तो दिस इज नॉट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो इस प्रकार की कुछ बातें कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर्टिकुलर जीएनसी टीडी एक्ट को हटाने की कोशिश कर रही है दिल्ली की सरकार। क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने बिड इनवाइट की है मंकी पॉक्स वायरस की वैक्सीन को बनाने के लिए। देखिए, मंकी पॉक्स वायरस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट कर लिया गया है पहली बार। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया और यह बोला कि भाई देखिए, हमने मंकी पॉक्स के वायरल स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया है। अब जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस वायरस स्ट्रेन से रिलेटेड टेस्टिंग मेथोडोलॉजी इसको डिवाइस करना चाहे, डिवाइस कर सकता है। जो भी इसके रिलेटेड इंडिजीनियस वैक्सीन बनाना चाहे, वो वैक्सीन बना सकता है। हम बिड इनवाइट कर रहे हैं, मतलब इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी सामने आए और ओवरऑल यहां पे मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाए, इससे रिलेटेड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ओवरऑल टेस्टिंग डिवाइसेस बनाए। इसके लिए ठेका यहां पे बुलाया है सरकार ने। तो एक और बात है यहां पे, ये जो वायरस स्ट्रेन आइसोलेट किया है आईसीएमआर ने, इससे जो भी दवाइयां इंडिया के अंदर बनेंगी उसका पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया के पास होगा। वैसे इंडिया में जो वायरस स्ट्रेन पाया गया है वो वेस्ट अफ्रीकन वायरस स्ट्रेन है। मंकी पॉक्स वायरस के 2 स्ट्रेन सर्कुलेट कर रहे हैं,
एक तो सेंट्रल अफ्रीका में शुरू हुआ था, एक वेस्ट अफ्रीका में शुरू हुआ था। जो करंट वर्ल्ड आउटब्रेक है वो वेस्ट अफ्रीकन वायरस स्ट्रेन की वजह से। ठीक है भाई। तो लेट्स सी यहां पे कौन कौन सी कंपनी सामने आती हैं और ओवरऑल इससे रिलेटेड दवाइयों को बनाती हैं। ठीक है ना। आईसीएमआर ने यह भी बोला है कि जो भी एक्सपेरियंस्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उनके साथ हम रॉयल्टी बेसिस पे काम करेंगे। वो जो भी दवाइयां बनाएंगे उन दवाइयों से जो भी पैसा वगैरह आएगा, ऑब्वियस सी बात है उस पैसे का थोड़ा पैसा पार्ट सरकार के पास जाएगा, क्योंकि इस वायरस का स्ट्रेन कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार की एजेंसी आईसीएमआर यहां पे प्रोवाइड कर रही है। तो कुल मिला के आईसीएमआर की मदद से प्राइवेट फार्मास्यूटिकल फर्म्स जो भी दवाई वगैरह बनाएंगी उनकी कॉस्ट शेयरिंग और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की शेयरिंग के बेसिस पे यहाँ पे बेनिफिट्स को बांटा जाएगा, अगर कल की डेट में वैक्सीन बन जाती है और मार्केट में बेची जाती है तो। फिर भाई पावर जनरेशन कैपेसिटी 820 गीगावाट टिल 2030, ऐसा बोलना है यूनियन पावर एंड न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह साहब का। देखिए वैसे भी मोदी जी बोल चुके हैं कि 2030 तक हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और टोटल एनर्जी का टारगेट भारत सरकार का है 820 गीगावाट का। ओवरऑल द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में इसकी एक रिपोर्ट को अनवील करते वक्त ये बात आरके सिंह साहब ने यहां पे बोली है। तो भाई टोटल एनर्जी 820 गीगावाट, जिसमें से नॉन फॉसिल फ्यूल रेन्यूएबल आपकी 500 गीगावाट। इसके साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी को भी डेवलप किया जाएगा। क्या है ना, विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया। अब ये उस समय पे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जैसे सोलर पावर कब है? जब सन है। विंड पावर कब है? जब हवा बह रही है। तो उस समय पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी हो सकता है इमीडिएटली ना यूज हो, तो उस एनर्जी को स्टोर करने की मेथोडोलॉजी भी हम लोग डिवाइस करेंगे, जिससे इफेक्टिवली हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का प्रॉपर यूज कर सके। तो एनर्जी ट्रांजिशन टारगेट्स को पूरा करने के लिए, इंडिया के लोएस्ट पर कैपिटा एमिशंस को लेके आने के लिए इंडिया एक और स्टेप आगे बढ़ा रहा है यहाँ पे, किसकी तरफ? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का इंस्टॉलेशन है एज ऑफ 31 मई 2022 वो है 402 गीगावाट्स, जिसमें से लगभग 236 गीगावाट्स फॉसिल फ्यूल्स की है और 166 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी की। अकेले कोल की है 204 गीगावाट्स। ये पीपीटी में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप पीपीटी से पढ़ के चीजें जान सकते हैं। ठीक है भाई। फिर आगे आ जाते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास्ड इन लोकसभा। इस एंटी डोपिंग बिल से बनेगा नेशनल एंटी बोर्ड ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स, एंटी नेशनल बोर्ड ऑफ एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। क्या है यहाँ पे? देखिए प्रॉपर एंटी डोपिंग के मैकेनिज्म को स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग बिल लेके आया गया है, जिसके थ्रू लीगली डोपिंग को स्पोर्ट्स में इंडिया के अंदर प्रोहिबिट किया जा सके। क्या है ना, नेशनल एंटी डोपिंग जो एजेंसी है वो एंटी डोपिंग मेजर्स ऑलरेडी इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करती है, लेकिन उसको एक लीगल बैकिंग देने के लिए यहां पे एक लीगल बिल लेके आया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग बिल। इस बिल में जो भी नॉर्म्स दिए हुए हैं वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नॉर्म से मिलते जुलते हैं। तो जब इस पर्टिकुलर बिल को पास किया गया, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब सामने आए दिसंबर में, लास्ट ईयर में। उन्होंने बोला कि ओवरऑल अगर ये बिल पास होता है तो, वैसे तो दिसंबर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बिल पास अभी हुआ है लोकसभा में, तो इस पर्टिकुलर बिल से नेशनल बोर्ड ऑफ एंटी डोपिंग बनाया जाएगा। इसमें कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट पर्सनल होंगे। एथलीट्स के अंदर ये जो डोपिंग के पदार्थ लेके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला जो ट्रेंड है ना, इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी लीगली इस बिल के प्रोविजंस के थ्रू। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारे एथलीट्स बाहर के देशों में परफॉर्म करने जाते हैं और डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो इससे इंडिया की एज अ स्पोर्टिंग नेशन इमेज भी नीचे गिरती है। समझ गए भाई? तो इंडिया के कमिटमेंट को फुलफिल करना, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस फॉर क्लीन स्पोर्ट्स को फुलफिल करने के लिए इस प्रकार का बिल लेके आया जा रहा है। तो एक रोबोस्ट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बनाएगा एंटी डोपिंग एडजुडिकेशन से रिलेटेड। ये नाडा को, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को भी यहां पे लीगल सैंक्टिटी देगा। और इससे होगा ये कि बहुत सारी डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी जो कि एकेडमिक रिसर्च को प्रमोट करेंगी इस एंटी डोपिंग के फील्ड। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। जीएस पेपर 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज में काम आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस फाइनलाइज कर रहा है नेशनल पॉलिसी ऑन ब्लू इकोनॉमी, जिससे एक ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है इंडिया की ब्लू इकोनॉमी। अब ये तो आपको पता है कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड। तो ये जो ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेगा सारे उन सेक्टर्स का जो मैरीटाइम डोमेन में इन्वॉल्व है, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, टूरिज्म, ओशन एनर्जी, सब कुछ ये समुद्र से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड, कोस्टल एरिया से रिलेटेड हर चीज को इस ब्लू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर समेटा जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा।
तो ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये की रिकमेंडेशंस रखता है ऑन नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस। फिर कोस्टल मैरीटाइम स्पेशल प्लानिंग की बात करता है, टूरिज्म प्रायोरिटी, मरीन फिशरीज, एक्वाकल्चर, फिश प्रोसेसिंग, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात करता है। फिर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड स्किल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल, डीप सी माइनिंग, ऑफशोर एनर्जी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल एंगेजमेंट, स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस, इन सब चीजों के ऊपर ये ब्लू इकोनॉमी के प्रोविजंस लागू होंगे। फिर इसके अंदर बनाया जाएगा नेशनल ब्लू इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल। इसके अंदर सेक्रेटरीज होंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, डिपार्टमेंट्स के, चीफ सेक्रेटरी होंगे अलग अलग कोस्टल स्टेट्स के, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ये सब यहाँ पे ओवरऑल अपना व्यू पॉइंट देंगे और इस हिसाब से ब्लू इकोनॉमी के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि ये जो अभी पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाला गया है ड्राफ्ट है, अभी इसको जनरल पब्लिक के सामने रखा गया है कमेंट्स के लिए, फीडबैक के लिए। अलग अलग राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स लोग यहाँ पे अपने कमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। और इन कमेंट्स के आधार पर फाइनल पॉलिसी ड्राफ्ट को यहां पे पब्लिश किया जाएगा। हालांकि उस फाइनल पॉलिसी ड्राफ्ट में भी समय समय पे अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि भाई स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ सागर, ये जो पर्टिकुलर थीम है ना, इसको थीम को तो हमने प्रोमोलगेट कर दिया, बट इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही ग्राउंड लेवल पे। इसलिए ओवरऑल इस ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू इन पर्टिकुलर थीम्स के अंदर एक्टिविटी शुरू की जा सकती है। वैसे एक्चुअली में है क्या ये स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर? तो एक 75 दिन लंबा कोस्टल क्लीन अप कैंपेन है, जिससे 75 बीचेस को क्लीन करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। ये 5 जुलाई 2022 को शुरू हुआ, 17 सितंबर 2022 को खत्म होगा। 17 सितंबर 2022 है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को भी अगर कोई फॉर्मल ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राफ्ट आ जाएगा तो उससे एक पुश मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर एक्टिविटी है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, MOYAS क्या है बताओ, और आपका पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। ओके, तो कुल मिला के अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ाना, कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाना, अर्थ डे के दिन, ओशन दिन के दिन स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे हैं उनके अवेयरनेस को बढ़ाना, उनके अंदर ओवरऑल अर्थ की सस्टेनेबिलिटी के प्रति कहते हैं ना कि नॉलेज लेके आना, ये सब कहीं ना कहीं ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट भाई, GS पेपर 2 पार्लियामेंट, स्टेप्स टेकन टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन इन स्टील सेक्टर। देखिए हमारे यहाँ पे जो स्टील सेक्टर, चाहे स्टेनलेस स्टील हो, कार्बन स्टील हो, अलॉय स्टील हो, मैंगनीज स्टील हो, किसी भी प्रकार का स्टील हो, अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा स्क्रैप बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं। स्क्रैप क्या होता है, मान लो बाहर कोई इंडस्ट्री चल रही है, उसकी कोई मशीन है, अब वो मशीन बेकार हो गई, तो उस मशीन को इंडिया ने भंगार की तरह खरीद लिया। ऐसा बहुत सा भंगार इंडिया के अंदर आता है, उस भंगार को पिघला के हम स्टील बना लेते हैं। यहां पे स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी को प्रोमulgate किया जा रहा है इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया के अंदर जो यूज्ड पदार्थ हैं उनसे स्टील को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, ना कि हम बाहर से स्टील को बुलाएं। क्योंकि क्या है ना, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, US, आपकी यूरोप की, ये अपनी गंदगी को बाहर फेंकना चाहती हैं, तो इंडिया इनकी गंदगी यहां लेके आता है और उसको पिघला के मेटल्स बना के यूज करता है। तो बेटर ये है कि हम जो ओवरऑल अपना स्क्रैप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हम स्टील ज्यादा निकालें। तो बेसिकली ओवरऑल यहां पे बोला क्या जा रहा है कि भाई स्टील इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज करो। डीकार्बोनाइज करने का तरीका क्या है कि जितना स्टील, जितना स्क्रैप ऑलरेडी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, उसको ही ओवरऑल आप बार बार रीमैन्युफैक्चर करके, रीयूज करके ओवरऑल अपनी स्टील की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लो, बाहर से मत रखो। फिर उसके साथ साथ नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टील सेक्टर में लाने के लिए हम और क्या कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन बनाया, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन एमिशंस यहां पे कम होंगे। तो ये जो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, इसको सरकार ने अनाउंस किया है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। तो स्टील सेक्टर में ओवरऑल कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। फिर बात करते हैं GS पेपर 2 पार्लियामेंट की। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंप्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड एरियाज। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बहुत सारी स्कीमों को इंप्लीमेंट किया है रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये देखिए क्या है, अभी ये राज्यसभा लोकसभा का सेशन चल रहा है, तो इन सेशंस में अक्सर कर अलग अलग फील्ड के रिस्पेक्ट में सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपने इस फील्ड में क्या किया, आपने इस फील्ड में क्या किया। तो ऑब्वियस सी बात है ट्राइबल अफेयर्स के रिस्पेक्ट में सरकार से सवाल पूछा गया होगा, तो सरकार का जवाब यहां पे देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर रहा है, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किए गए 1997-1998 में।
ये रेजिडेंशियल स्कीम आई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई थी, जिसके चलते शेड्यूल्ड ट्राइब जो बच्चे हैं 6ठी से 12वीं कक्षा के, उनको रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, वो वहां जाते हैं, रहते हैं, खाना पीना मिलता है, पढ़ाई लिखाई होती है उनकी। टोटल मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने 684 स्कूल्स यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 684 स्कूल्स यहाँ पे ओवरऑल सैंक्शन किए थे, जिसमें से 378 अभी के लिए फंक्शनल है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ट्राइबल बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, खाना पीना खाते हैं, इनका कोई खर्चा नहीं होता। फिर आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समय समय पे ग्रांट रिलीज किए जाते हैं केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य की सरकार को, ताकि राज्य की सरकार अपने अपने इलाके में जो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम कर सके। फिर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये शुरू की गई है, ताकि 36,428 विलेजेस में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, जहां पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्राइबल आबादी हो। तो 36,428 विलेजेस इंडिया के, जहां पे कम से कम 50% ट्राइबल आबादी हो, ठीक है ना, उनको ओवरऑल एक आदर्श ग्राम, एक आदर्श विलेज में कन्वर्ट किया जाए, जहां पे किसी भी प्रकार का कास्ट सेग्रीगेशन ना हो, जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनके पास हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल हो। फिर भाई नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं बच्चे यूनिवर्सिटीज में, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। फिर जो आईआईटी एम्स जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर 246 इंस्टीट्यूट्स में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का पढ़ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप देना। फिर एक और स्कीम है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप टू एसटी स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज अब्रॉड। एसटी स्टूडेंट्स हर साल देश के बाहर जाके पढ़ाई कर सकें, इसके लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो हर साल 20 शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज परस्यू करने के लिए अब्रॉड स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो भाई बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे एनजीओ, आप कह लो ट्राइबल इलाकों में, हिली इलाकों में, रिमोट इलाकों में ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, तो उनको समय समय पे सरकार की तरफ से मदद जाना, ये भी किया गया है सरकार के द्वारा। फिर वेंचर कैपिटल फंड, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वेंचर कैपिटल फंड 2021-22 में ये स्कीम चालू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। 50 करोड़ रुपया 5 साल के लिए एलोकेट किया गया था, ताकि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का कोई इंडिविजुअल कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई स्टार्टअप, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, तो उसको पैसा दिया जाएगा, एक मदद दी जाएगी। पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा, बट उसको सस्टेनेबल करने के लिए पैसा दिया जाएगा। फिर भाई प्रधानमंत्री जनजातीय विकास स्कीम, इस स्कीम के अंदर दो स्कीम को जोड़ने की बात की गई। एक है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर एमएफपी। दूसरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। तो इन दोनों स्कीम्स को जोड़ के ट्राइबल डेवलपमेंट लाया जा सके, एग्रीकल्चर के फील्ड में प्रॉपर इनपुट मिले, इन ट्राइबल्स को टेक्नोलॉजी मिले, क्रेडिट मिले, बार्टर मार्केटिंग एक्सेस मिले, ताकि जो भी एमएफपीज ये प्रोड्यूस करके लेके आते हैं फॉरेस्ट से, उनके इनको सही दाम मिल सके। अगर ये एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रॉपर सीड्स और ओवरऑल बाकी प्रकार की जो सुविधाएं हैं एग्रीकल्चर की, वो इनको मिल सके। तब कहीं ना कहीं आप ओवरऑल कह सकते हो कि ट्राइबल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगा। फिर भाई प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, वो एसटी स्टूडेंट्स जो 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम दी जाएगी एज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो भाई ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जो बच्चे 10वीं कक्षा के ऊपर पहुंच चुके हैं उनको स्कॉलरशिप देना। फिर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को सपोर्ट देना। इन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ओवरऑल रिसर्च होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज होंगी, कैसे ट्राइबल डेवलपमेंट को हमारे रूरल पॉकेट्स में प्रमोट किया जा सकता है। तो ये सब यहाँ पे ओवरऑल बताया गया। डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को भी यहाँ पे प्रमोट किया गया, ताकि एक हैबिटेट लेवल डेवलपमेंट अप्रोच लेके आई जा सके। हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट, इन सब में ट्राइबल्स के हालात को अच्छा किया जा सके। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। एडिटोरियल डिस्कशन पे अब हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं। सबसे पहला एडिटोरियल है पुअर स्टेट ऑफ इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो लीडर्स को कंपेयर किया जा रहा है। सबसे पहले बी आर अम्बेडकर वर्सेस जवाहरलाल नेहरू। 1949 में क्या हुआ कि बी आर अम्बेडकर साहब ने एक कॉशन दिया, एक वार्निंग दी। उन्होंने क्या बोला कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ हमको पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलेगी, बट सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वालिटी नहीं मिलेगी। मतलब पॉलिटिक्स के फील्ड में जरूर कुछ एससीज होंगे, कुछ एसटीज होंगे, कुछ माइनॉरिटीज होंगी जिनको बराबर से लीडरशिप का रोल मिलेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है वो डिसएडवांटेज पोजीशन में ही रहेंगे। ये बोला, ये किसने बोला? अम्बेडकर साहब ने बोला। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का भरोसा था कि हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के थ्रू इनइक्वालिटीज को हटा पाएंगे, फिजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए सोशल, इकोनॉमिक और रीजनल इक्वालिटी भी लेके आ पाएंगे। लेकिन आज की डेट में ओवरऑल ये प्रूव हो चुका है
कि ये इक्वालिटी एक मिथ है। एक्चुअली में यहां पे थोड़ा अभी केंद्र की सरकार को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या है, 2014 के बाद केंद्र की सरकार के स्टेप्स को ऑथर क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोल रहा है कि केंद्र की सरकार जीएसटी ले आई, उस जीएसटी के चलते पूरा का पूरा पैसा केंद्र की सरकार के पास चला गया, राज्य की सरकारों के पास नहीं गया। राज्य की सरकारों की कैपेबिलिटी काफी रुक गई है। पहले प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन था, प्लानिंग कमीशन अब रहा नहीं। फाइनेंस कमीशन कुछ ना हद तक केंद्र की सरकार की तरफ झुका हुआ है, वो राज्य की सरकारों की बातों पर उतना ध्यान देता नहीं है। तो फाइनेंस कमीशन को एक पॉलिटिसाइज इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है जो आर्बिट्रीनेस की तरह काम करता है, यूनियन गवर्नमेंट की कही हुई बातों के हिसाब से चलता है, कि राज्य की सरकार की तरफ ध्यान नहीं देता। एट द एंड यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि आज की डेट में हमारा जो संविधान है वो ट्रू सेंस में फेडरल है ही नहीं, फेडरलिज्म है ही नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था वो ज्यादा फेडरल था। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान आया वो कम फेडरल है, मतलब नाम भर के फेडरल है। और उसके लिए एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, तो भाई 1969 में और 1967 में जो द्रविड़ मुनेत्र कजगम थी, इसके जो लीडर थे सीएन अन्नादुरई, इनका क्या बोलना था, इनका ये बोलना था कि भाई देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए ओवरऑल केंद्र की सरकार के कुछ पार्ट्स, कुछ पावर्स होनी चाहिए, हम मानते हैं। मतलब अलग अलग जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं वो देश से अलग ना हो जाएं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए केंद्र की सरकार के पास ताकत होनी जरूरी है। पर क्या एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट भी होने जरूरी है? अरे भाई इंटरनली काम करने के लिए तो पूरी ताकत दो आप राज्यों को। इसीलिए देखो डीएमके पार्टी ने जस्टिस पीवी राजमन्नार के अंदर 1969 में कमिटी बना दी। तो राज्य के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे इस कमेटी का काम क्या था कि क्या क्या ताकतें रहेंगी राज्य की सरकार के पास, इसको डिसाइड करे। हालांकि आप देखो तो ओवरऑल अभी भी केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है इस बात को लेकर कि इन्होंने एक्सेसिव पावर को अपने हाथ में ओवरऑल कंसोलिडेट कर रखा है। ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि भाई देखिए, जो राज्य हैं वो राज्य अपना खुद का खर्चा उठा सके, करंट एक्सपेंडिचर्स को उठा सके। तो 1955-56 में जो भी करंट एक्सपेंडिचर होता था राज्य की सरकारों का, मतलब राज्य की सरकार के डेली खर्चे, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देना, सरकार चलाना, ये जो खर्चा होता था राज्य की सरकारों का, 69% खर्चा राज्य की सरकार अपने रेवेन्यूज से इकट्ठा करते थे, अपने टैक्सेस से उठाते थे। लेकिन 2019-20 में जो भी टोटल करंट एक्सपेंडिचर है राज्य की सरकारों का, केवल 38% राज्य की सरकार अपने टैक्सेस से जुटा पाते हैं। मतलब उनके पास पैसों की ठीक ठाक कमी है। फिर देखा जाए तो अभी भी 60% जो एक्सपेंडिचर है देश का, किसमें, एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड में राज्य की सरकार करते हैं। एजुकेशन में 85% राज्य की सरकार खर्चा करती है, हेल्थ में 82%। देखिए सीधे सीधे तो ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन और हेल्थ जैसी चीजों में राज्य की सरकार ही खर्चा कर रही है। अब उसके बाद क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राज्य की सरकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस के राइट छीन लिए गए, जीएसटी के अंदर लाके ओवरऑल उनकी टैक्स लगाने की ताकत को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। आज की डेट में कुछ चीजें जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, इन कुछ चीजों के ऊपर ही राज्य की सरकार टैक्स लगा पाती है, बाकी सब कुछ जीएसटी में जा चुका। और जीएसटी का एक अमाउंट आपका जरूर पहुंचता है ओवरऑल राज्य की सरकारों के पास, बट उसको भी लेकर क्रिटिसाइज किया गया है। वैसे तो 14th फाइनेंस कमीशन ने 32% से 42% कर दिया है ओवरऑल इनकम, जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसका राज्य के पास भेजना। लेकिन जो सेस कलेक्शन होते हैं, जो सरचार्जेस होते हैं, वो सिर्फ केंद्र की सरकार के पास रहते हैं। और सेस सरचार्ज पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं और टैक्सेस यहां पे कम हुए हैं। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से कम करके 25% कर दिया। ये कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ के जाता था राज्य की सरकार के पास, लेकिन आप बिजनेस एनवायरमेंट को कंड्यूसिव करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को आपने कम कर दिया, तो राज्य की सरकार के पास पैसा कम जा रहा है। फिर जो नॉन डिविजिबल पूल है, नॉन डिविजिबल पूल 2012 में था 9.43%। मतलब अगर केंद्र की सरकार के पास टोटल 100 रुपया आ रहा है तो 9.43 नॉन डिविजिबल पूल था। मतलब ये 9.43 सरकार को, केंद्र की सरकार को राज्य को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये नॉन डिविजिबल पूल 15.43 हो रहा है। मतलब केंद्र का 100 रुपया आ रहा है तो 15.43 रुपीज केंद्र को राज्य की सरकार के साथ बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेस और नॉन डिविजिबल सरचार्जेस केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को नहीं देती। उसके बाद एक और डिसएडवांटेज है राज्य की सरकार के पास, जब केंद्र की सरकार मार्केट से उधार उठाती है तो इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है, जब राज्य की सरकार मार्केट से उधार उठाती है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ता है। तो ये आप कह सकते हो कि ओवरऑल आप कह लो एक बड़ा डिसएडवांटेज है हमारी राज्य की सरकार के सामने, इससे उनकी ऑटोनॉमिक कर्ब होती है। फिर भाई हमारी केंद्र की सरकार चलाती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में 25% या 40% अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स राज्य की सरकार को खर्च करना पड़ता है। अब बात यह कि राज्य की सरकार लोकल लेवल पे अपने मन मुताबिक स्कीमें नहीं चला सकती, उनको केंद्र की सरकार की स्कीमों को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इस बात से कई राज्य की सरकारों को गुस्सा आता है।
राज्य की सरकारों का ये बोलना है कि हम ग्राउंड लेवल पे लोगों की परेशानियों को ज्यादा समझते हैं। पूरे देश के लिए केंद्र की सरकार जो स्कीम बना रही है, केंद्र की सरकार रीजनल लेवल पे परेशानी नहीं समझ सकती। इसलिए राज्य की सरकारों को रीजनल लेवल पे स्कीमें बनाने दो और चीजों को सॉर्ट आउट करने दो। लेकिन नहीं, केंद्र की सरकार वन साइज फिट्स अप्रोच लेके चलती है। ओवरऑल एक स्कीम सेंट्रल लेवल पे बना देती है और राज्य की सरकार को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यह गलत है। तो इन सब बातों पे यहां पे केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के स्टेप्स को क्रिटिसाइज कर रही है। ठीक है। फिर हमारे देश में ऐसी और कुछ चीजें हुई जिससे पता चल रहा है कि भाई इनइक्वालिटी बढ़ रही है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से 1980 में जो इंडिया की नेशनल इनकम थी, इसका 290% प्राइवेट वेल्थ थी। अब 2020 में 555% हो गया। मतलब प्राइवेट वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो सबसे गरीब 50% है इंडिया के, उनके पास केवल 6% वेल्थ है। और जो टॉप के 10% उनके पास 66% दौलत है। 2/3 दौलत है इंडिया की। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है ओवरऑल कि इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ी। जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है वहां पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो 21% होता है, ओईसीडी में 34%, इंडिया में केवल 17%। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो इंडिया के रिच हैं वो सारा फायदा अपने पास जुटा के रख रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कम है। जबकि आइडियली डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होने चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब आदमी को मारते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस रिच आदमी के ऊपर लगाए जाते हैं। समझ गए? और उसके बावजूद भी भारत सरकार कॉर्पोरेट टैक्सेस को 35% से 25% कर रही है। तो ये सब बातें ये बताती हैं कि हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी घट नहीं रही, बढ़ रही। ठीक है भाई। तो ये हमने आर्टिकल देखा। अगले आर्टिकल को चलते हैं। अगला आर्टिकल है बुर्कापाल एक्विटल। बेसिकली यहाँ पे 24 अप्रैल 2017 को 25 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस को मार दिया गया। मोएस्ट ने इनको घेर लिया। और इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, 15 जुलाई 2022 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 121 ट्राइबल लोगों, जिनको यूएपीए के अंदर बुक किया गया था, इनको निर्दोष बताया गया। एक्चुअली में हुआ क्या कि 70 सीआरपीएफ जवान की टुकड़ी और 2 डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स के, ये कलवर्ट को गार्ड कर रहे थे। लगभग आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी कैंप से 1 किलोमीटर दूर। दोपहर के 12 बजे इनको चारों तरफ से लगभग 200 से 250 माइस कैडर्स के द्वारा घेर लिया गया। गोलीबारी हुई और 25 सीआरपीएफ जवान यहां पे शहीद हो गए। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, 2 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स मिले, कोडेक्स वायर मिले, बहुत सारे लोग मिले, बोज एरोज मिले, एम्प्टी कार्ट्रिजेस मिले। तो आसपास के जो ट्राइबल लोग थी, इनसे यहां पे पूछताछ शुरू हुई। अब ये इल्जाम लगाया गया इन ट्राइबल लोगों के ऊपर कि पूछताछ के समय पे ये ट्राइबल लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से पुलिस फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस को बातें नहीं बता रहे थे। तो इस बात को लेके और कुछ और विटनेसेस के आधार पर इन लोगों को बुक कर लिया गया अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन अभी रिसेंटली एनआईए के कोर्ट में जो एडजुडिकेशन हुआ है, इस बात को पॉइंट आउट किया गया कि भाई ये जो ट्राइबल लोग हैं ये डरते हैं। अरे जब सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर अटैक हो चुका है, हो सकता है, तो इन ट्राइबल लोगों को क्या मॉइस्ट कैडर छोड़ेंगे? तो ये अपनी लाइफ के लिए डरते हैं, अपनी जिंदगी के लिए डरते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए डरते हैं, इसलिए खुल के आके सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप पकड़ के जेल में डाल दो, उनको यूएपीए के अंदर चार्ज कर दो, ये सही नहीं है। इसीलिए ओवरऑल जितना भी यहां पे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ, स्पेंट बुलेट का एग्जामिनेशन हुआ, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स यहां पे निकल के आई, जिसके बेसिस पे इन 121 ट्राइबल्स के ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगाए जा रहे थे, वो चार्जेस यहां पे प्रूव नहीं हो पाए। ओवरऑल जब भी यूएपीए के, देखिए, अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और इंडियन पिनल कोड के अंदर किसी इंडिविजुअल के ऊपर मॉइस्ट कैडर्स की मदद का इल्जाम लगाते हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये जो 121 ट्राइबल है, ये मॉइस्ट की किसी स्पेसिफिक फॉर्मेशन के हिस्से नहीं थे, ना मिलिट्री बटालियन के हिस्से थे, ना कंपनी के, ना प्लेट्यून के, ना ही लोकल गोरिल्ला स्क्वाड के, ना ही मिलिशिया के, और ना ही किसी संघ के मेंबर थे। इन मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से संघ चलते हैं, जैसे जनताना सरकार, और भी बहुत से हैं, दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, चेतना नाट्य मंच, इनमें से किसी में भी मेंबर नहीं थे ये 121 ट्राइबल्स। तो इस बिना पे एनआईए ने इनको छोड़ दिया। ओवरऑल अगर आप देखो तो लंबे समय से ये जेल में बंद है। तो कुल मिला के बताया ये जा रहा है कि भाई देखिए, आपको ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। जब ओवरऑल सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स ही यहां पे सेफ नहीं है, तो ये आम आदमी, ये ट्राइबल्स अपने आप को कैसे सेफ फील करेंगे? और जब वो अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कैसे करेंगे? समझ गए? और ये जो 121 ट्राइबल्स थे, ना ही ये माओइस्ट के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थे, ना ही उन्होंने माओइस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपना एसोसिएशन दिखाया था। कुछ भी ऐसा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था।
इसलिए यहां पे इनको छोड़ दिया गया। इनको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया था कि ये प्रॉपर तरीके से विटनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, विटनेस बन नहीं रहे हैं, ओवरऑल मरे हुए आप कह लो जो भी वहां पे मॉइस्ट थे उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, जबकि वो मॉइस्ट उन्हीं के गांव के थे। तो इस बेसिस पे इनको कन्विक्ट किया गया था। हालांकि एनआई के कोर्ट ने इनको यहां पे छोड़ दिया। वैसे तो देखा जाए तो मॉइस्ट इंसर्जेंसी धीरे धीरे करके खत्म हो रही है इंडिया के अंदर। 6 अप्रैल 2010 76 सीआरपीएफ जवान ओवरऑल शहीद हो गए थे मुरकाम में, जो कि बुरकापाल से 3 किलोमीटर दूर है। ये जो पर्टिकुलर इलाका है ना, ये काफी सेंसिटिव है, इसलिए मई 2013 में यहां पे बुरकापाल कैंप लगाया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। बाद में सीआरपीएफ यहां पे आ गई। ओके, 12 सिक्योरिटी कैंप है 56 किलोमीटर के दोरनापाल जादू गुंडा रोड पर। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस माओइस्ट के ओवरऑल आप कह लो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन को तोड़ रही है। वैसे तो हर साल फरवरी से मार्च में और मई से जून में ये जो माओइस्ट के ऑपरेशन है वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। लगभग इनकी सिक्योरिटी कमांड्स को, इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन को बहुत बुरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस इनको ढूंढ ढूंढ के मार रही हैं। हाँ, जो लोग अपने हथियार छोड़ दे रहे हैं उनको जरूर यहाँ पे माफ कर दिया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं, इन ट्राइबल लोगों को इजी टारगेट बनाना सही नहीं है, क्योंकि इन ट्राइबल्स के लिए ही हम लड़ाई कर रहे हैं मॉइस्ट से। अगर हम इन ट्राइबल्स को भी परेशान करेंगे तो वो भी परेशान होकर मॉइस्ट कैडर्स के साथ जुड़ जाएंगे। तो जरूरी ये है कि इन ट्राइबल्स के प्रति एक सेंस ऑफ एसिमिलेशन हो हमारे अंदर। अ फ्यूचर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस, देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये हाईलाइट कर रहा है द नीड टू ब्रिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू पीपल। जिन लोगों को भी हेपेटाइटिस केयर की जरूरत है उन तक हेपेटाइटिस केयर को पहुंचाया जाए। हेपेटाइटिस केयर को, वायरल हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करना 2030 तक ही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो 2015 में जो हेपेटाइटिस के फिगर्स थे उससे 90% इंसिडेंस में रिडक्शन और मोर्टेलिटी में 65% रिडक्शन। तो 2015 के फिगर्स के कंपैरिजन में इंसिडेंस में 90% रिडक्शन हो और मोर्टेलिटी में 65% रिडक्शन हो। अगर हम ये दो चीज पूरी कर लेते हैं 2030 तक, तो मोर्टेलिटी और हेपेटाइटिस को हम कम कर सकते हैं। हेपेटाइटिस के अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया भर में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी से सफर कर रहे हैं। साउथ एशिया में 20% ऑफ द ग्लोबल हेपेटाइटिस मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी बर्डन है। मतलब 20% लोग जो भी हेपेटाइटिस की वजह से दुनिया भर में मर रहे हैं वो हैं साउथ ईस्ट एशिया में। जो 95% डेथ्स होती हैं हेपेटाइटिस से रिलेटेड, वो लीवर कैंसर और सिरोसिस की वजह से होती हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी और सी के साथ एसोसिएटेड है। हेपेटाइटिस ए और ई को पर्सनल हाइजीन, सेफ वाटर और सैनिटेशन से सुधारा जा सकता है। ओके, तो भाई हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए बेटर हमें क्या करना है भाई? जन्म के समय पे बच्चे को उसको डोज देनी है। सेफ ब्लड, सेफ सेक्स और सेफ नीडल यूजेज में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। बेसिकली अगर आप देखो तो हेपेटाइटिस से फ्री दुनिया पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है। हमारे पास टूल्स होने चाहिए डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए वायरल हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी इंडिया के अंदर बनाई गई है। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए इस वैक्सीन का प्रयोग करके, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तरीके को प्रयोग करके, अनसेफ सेक्स में ना इंगेज करके हम ओवरऑल हेपेटाइटिस के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। देखिए, देखा जाए अर्ली डायग्नोसिस और अवेयरनेस कैंपेन ये प्रिवेंट कर सकते हैं 45 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स को 2030 तक। मतलब हेपेटाइटिस से रिलेटेड मरने वाले लोगों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाया जाए, क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी जिन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है उन हॉस्पिटल्स में अपने आप को ट्रीट करा पाने की काबिलियत या कह लो पैसा बहुत से लोगों के पास नहीं है। समझ गए भाई बात को? इनफैक्ट दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड हैं, जिसमें से 7% तो ये जानते ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस सी है। तो उनको ये बताना कि भाई तुमको हेपेटाइटिस सी है और तुम्हारी इस परेशानी का ये सॉल्यूशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कैंपेन मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में इस पर्टिकुलर हेपेटाइटिस की बीमारी के प्रति अवेयरनेस लेके आए। 2016 से ही साउथ ईस्ट एशिया में एक्शन प्लान फॉर वायरल हेपेटाइटिस 2016 से 21 चलाया जा रहा है, जिसके चलते हेपेटाइटिस बी की जो थर्ड डोज का 90% कवरेज भी यहां पे हो चुका है। 4 कंट्रीज हैं आप कह लो जो कि हेपेटाइटिस बी के कंट्रोल टारगेट को लेके आ चुकी हैं 1% से कम सेरो प्रेवलेंस पे। तो बेसिकली अगर आप देखो तो जिन कंट्रीज के अंदर अवेयरनेस है वो हेपेटाइटिस को कंट्रोल कर पा रही। हमें करना क्या है? इस अवेयरनेस को बढ़ाना है। और फॉर प्रिसाइजली दिस रीजन हम लोग बनाते हैं आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे।
जिसको आप बोलते हो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कैंपेन। ओके, इंडिया के अंदर ओवरऑल बहुत ज्यादा जरूरी है इसको, चूंकि देखिए हेपेटाइटिस बी और सी ये सबसे खतरनाक है। हेपेटाइटिस बी और सी से होने वाली जो लीवर कैंसर की डेथ्स हैं, इनको 40% कम करना है। ओके, और ओवरऑल 60% लोग जिनको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, उनको डायग्नोस करके उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। तो अगर हम ये कर पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इससे होने वाली मौतों को रोक पाएंगे। और इसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। ओवरऑल इस हेपेटाइटिस की जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इसके दाम बढ़ाने पड़ेंगे, इसको और आप कह लो अफोर्डेबल करना पड़ेगा। प्लस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को यहां पे रोकना पड़ेगा। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकने के लिए ऑब्वियस सी बात है, पीपल सर्विस बनानी पड़ेगी। तो ये सब ओवरऑल यहाँ पे बताया गया है। एक इंटीग्रेटेड रीजनल एक्शन प्लान फॉर वायरल हेपेटाइटिस एचआईवी और एसटीआई 2022 से 2026 डेवलप किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अलग अलग कंट्रीज किस हद तक इसको ओवरऑल इंप्लीमेंट करती है, वो कंट्री के डोमेस्टिक कमिटमेंट पे डिपेंड करेगा। यह आर्टिकल है पूमन खेतपाल सिंह जी का, जो कि रीजनल डायरेक्टर है साउथ ईस्ट एशिया की डब्ल्यूएचओ में। ममता बनर्जी जी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, पार्था चटर्जी इस समय पे काफी टेंशन में, इसको अलग से मैं डिस्कस करूंगा। डेथ बाई हूच, गुजरात की बोताड़ डिस्ट्रिक्ट में 40 लोगों की जान गई। इसको कल मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। 24 लोगों के ऊपर एफआईआर है, 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब भाई होता है ये है कि जब इस प्रकार का कोई कांड हो जाता है तो उसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देती है। बट क्या इससे आप ग्राउंड लेवल पे चीजें ठीक कर सकते हो? अरे भाई, पब्लिक कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, और पब्लिक कॉन्फिडेंस आप पोस्ट ट्रेजेडी नहीं ठीक कर सकते हो, तो आपको पहले से चीजों को सही करना है। खास बात यहां पे ये बताई जा रही है कि ये जो हुच ट्रेजेडीज हो रही हैं, ये ओवरऑल जो ये इवेंट्स हो रहे हैं इलीगल और फूडियस लिक्वर मार्केट में बढ़ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस से मिला बिना बट नहीं सकती। जब तक पुलिस और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट ना हो, तब तक इस प्रकार की फेक दारू मार्केट में बिके, ब्लैक मार्केट में बिके, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे देश में 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने लिक्वर बैन कर रखी है। गुजरात है, एक बिहार है, बाकी 2 और बताइए कौन से। अब जहां जहां पे भी लिक्वर बैन है, प्रॉब्लम यह है कि भाई आपने बैन तो कर दी, लेकिन ब्लैक मार्केट में तो धड़ल्ले से बिक रही है। अगर वो लीगल होती तो उससे स्टेट को टैक्स रेवेन्यू मिलता, ठीक है ना, और कम से कम आप कह लो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड लिक्विड बैठती। तो इससे होता क्या कि कम से कम इस तरीके से तो लोग ना मरते। दारू पी रहे हैं वो अलग है, क्योंकि दारू तो लोग अभी भी पी रहे हैं, फर्जी दारू पी रहे हैं, इससे स्टेट के पास रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है, नीचे करप्शन चल रहा है। वैसे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि भाई आप प्रोहिबिशन को प्रमोट करिए अल्कोहल के, लेकिन हो कहां पा रहा है, लोग अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, शराब उनको दबा के पीनी है। तो इस कंटेक्स्ट में पॉलिटिशियंस का सामने आना, ओवरऑल पुलिस का या तो अगर आपने बैन लगाया तो प्रॉपर तरीके से बैन लगाओ। अब आपने बैन ऐसा लगाया है कि नीचे पुलिस और पॉलिटिशियंस से ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे खूब फर्जी लिक्वर बिक रहा है। ये रईस पिक्चर में भी तो यही दिखाया गया, दारू ही तो बेच रहे थे वो, ठीक है ना, इलीगली, क्योंकि गुजरात में दारू बैन है। और एक और खास बात यहां पे ये कि जो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है 1949 का, इसकी सबसे खास बात यह कि जो टूरिस्ट जाएगा गुजरात के अंदर वो दारू पी सकता है, लेकिन गुजरात में रहने वाले लोग दारू नहीं पी सकते। और पुलिस को बहुत ताकत दी गई है, पुलिस जब चाहे जहां चाहे घुस के दारू को बिकने को रोक सकती है। पुलिस के पास इंट्रूसिव और स्वीपिंग पावर्स है, तो पुलिस जहां पे चाहे वहां पे दारू बिकने दे और जहां पे चाहे वहां पे जाके दारू को रोक दे। ये भाई देखो तरीका सही नहीं है। अगर ये तरीका यहां पे चलने लगा तो ये हाइपोक्रेसी हो जाएगी, और इस प्रकार की हाइपोक्रेसी के चलते ही ऐसी ह्यूज ट्रेजेडीज हो जाती हैं, जो कि अभी गुजरात की बोकारो डिस्ट्रिक्ट में हुई। तो अपोजिशन यहाँ पे एक्टिव हो गया, कुछ महीनों बाद ही लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं। लेट्स सी ये मुद्दा कितना उछाला जाता है। फिर भाई कॉमनवेल्थ गेम शुरू हो चुके हैं। ओवरऑल आप कह लो 2.5 बिलियन 72 नेशंस और टेरिटरीज रिप्रेजेंट करेंगे इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। वो कंट्रीज जो एक समय पे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर थी, वो ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 2.5 बिलियन में अकेले 130 करोड़ लोग रखता है। देखा जाए तो इंडिया की तरफ से लगभग 200 एथलीट्स आने वाले हैं। पिछले कई एडिशंस में इंडिया टॉप 5 में रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स। प्रॉब्लम यह है कि इस बार शूटिंग को कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया, और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग नहीं होगी, और इंडिया के ज्यादातर जो मेडल्स हैं वो शूटिंग और रेसलिंग में है। हालांकि 3 नए गेम्स यहां पे इंट्रोड्यूस भी किए गए, T20 वुमेन्स क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल और मिक्स सिंक्रोनाइज स्विमिंग। ये 3 नए गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में इंट्रोड्यूस भी किए गए, बट शूटिंग को हटा लिया गया है 2022 के एडिशन से, और रेसलिंग को हटा लिया जाएगा 2026 के एडिशन से। तो इससे हो सकता है कि जो इंडिया की मेडल टैली है वो गिर जाए। इसलिए जो इंडियन आप कह लो ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वो लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, डेम लुइस मार्टिन, इनको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आप शूटिंग और रेसलिंग जैसे इवेंट्स को कैसे हटा सकते हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो ये ओवरऑल चीजें हैं। इस बार देखा जाए तो इंडिया की तरफ से नीरज चोपड़ा साहब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हाँ, और हैं जैसे अविनाश साबले हैं, स्टीपल चेजर,
लॉन्ग जंपर एम श्रीशंकर, जेवलिन थ्रोअर अनु रानी। देखिए, एक प्लेयर से देश महान नहीं होगा, सारे प्लेयर्स जब परफॉर्म करेंगे और गोल्ड मेडल्स लेके आए इंडिया के लिए, तब देश महान होगा। लेट्स सी कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहती है, स्पेशली इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि शूटिंग इस बार एक गेम नहीं है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और हो सके तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। हैव अ ग्रेट डे।